Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 17 of the chapter Hydrocarbons. पिछले वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर किया था एल्कीन्स का। इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म की बात करने शुरू करेंगे। आइसोमेरिज्म ये टॉपिक हमने पहले पिछले चैप्टर में भी किया हुआ है और हमने जब एल्केन्स के आइसोमर्स किए थे तब भी मैंने इसका कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन आपके साथ किया था। तो मैं एनकरेज करूंगी कि आप एक बार पिछले चैप्टर का आइसोमेरिज्म जो हमने इतने डिटेल में किया था उसको जरूर देखें और एल्केन्स का आइसोमेरिज्म भी देखकर फिर इसे करें, क्योंकि अब मैं ये मान के चलूंगी कि आपको आइसोमेरिज्म क्या होते हैं ये पहले से पता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और अगर आपने वो समझ लिया है तो अब ये समझना आपके लिए बहुत आसान है। आइसोमर्स जो होते हैं इन एल्कीन्स के केस में ये दो तरह के आइसोमर्स दिखाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर से जरा सी डेफिनेशन के आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण वो अलग अलग कंपाउंड्स की बन जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी फिर अलग अलग हो जाती हैं। अब कोई भी फॉर्मूला अलग अलग तरह से कैसे बन सकता है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं, अगर उसकी बॉन्डिंग में फर्क हो। अगर उसकी बॉन्डिंग में फर्क हो तो मतलब उसके बॉन्ड्स जो हैं वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो अलग अलग जगह पे लगा हुआ है कार्बन चेन के, या कार्बन चेन खुद ही सीधी चेन है या ब्रांच्ड चेन है, या तो कार्बन चेन खुद बदल रही है या फिर उसकी पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड की वो बदल रही है, उसके कारण स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल का अलग अलग हो सकता है। ऐसे आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और जो दूसरी तरह के आइसोमर्स होते हैं जो एल्कीन्स दिखाते हैं, एल्कीन्स दो तरह के आइसोमर्स दिखाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑन द अदर हैंड क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो होता है जिसमें जो बॉन्डिंग है अलग अलग आइसोमर्स की वो भी सेम है, लेकिन फर्क किस में आ रहा है कि बॉन्डिंग में भी फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ उनके एटम्स के ओरिएंटेशन में, कि उसने मुंह यहां रखा हुआ है। अब आप क्लास में बैठे हो, आप ये वीडियो पढ़ रहे हो मुझसे, आपने अपनी शक्ल और अपना अटेंशन जो है वो वीडियो पर स्क्रीन पर रखा है या आप दूसरी तरफ देखकर कुछ और कर रहे हो और मैं स्क्रीन से ही बाहर चली गई, तो या आप स्क्रीन से ही बाहर दूर कहीं हो और आपको कुछ नहीं दिख रहा है और ना आपको कुछ ध्यान है, आप कुछ और कर रहे हो तो आपका ध्यान भी नहीं है, तो नेचुरली आपकी अंडरस्टैंडिंग और कोई जो बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत फर्क होगा, तो वही प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होंगी। तो जब मॉलिक्यूल में ओरिएंटेशन के कारण आइसोमर्स बनते हैं तो उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। मतलब ओरिएंटेशन स्पेस में बॉन्डिंग भी सेम है, सिर्फ किसी का मुंह किधर है किसी का मुंह किधर है, उससे ही आइसोमर्स बन जाते हैं। तो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स करने वाले हैं। सबसे पहले होते हैं एल्कीन का पहला मेंबर जो स्टेबल मेंबर होता है वो होता है इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। जब दो कार्बन है और उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है और हर कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट होना जरूरी है, तो इसके कोई स्ट्रक्चर में चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें मिनिमम चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं और वो ये सारी पूरी कर रहा है, इसके स्ट्रक्चर को आप बदल नहीं सकते। सेम चीज प्रोपीन के केस में। प्रोपीन में देखो कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो हो गया CH3, इसमें 3 बॉन्ड है तो ये H हो गया और इसमें 2 बॉन्ड है तो ये H2 हो गया। अगर मैं मान लो ये डबल बॉन्ड को इस तरफ भी कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कर दूं तो मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल को यहां से देखने की बजाय यहां से देखना शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ पोजीशन बदल दी और मतलब मैं काउंटिंग इस डायरेक्शन से कर लूंगी, तो इस डायरेक्शन से करूंगी तो ये प्रोपीन इस तरफ से हो गया। अगर मैं डबल बॉन्ड को इधर करती हूँ तो ये prop2ene नहीं बनता है, क्योंकि मुझे लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से काउंटिंग यहां से करनी पड़ेगी, तो ये फिर भी प्रोपीन ही रहेगा, प्रोपीन prop1ene ही रहेगा। तो इसलिए इथीन और प्रोपीन में तो आइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं होते, बनते ही नहीं है। तो कहां से आइसोमर्स बनने शुरू होते हैं? ब्यूटीन से आइसोमर्स बनने शुरू होते हैं। और ब्यूटीन के केस में ये देखो, सबसे पहला आइसोमर बनाओ, 4 कार्बन है,
ठीक है, फॉर्मूला क्या है पहले, C4H8। C4H8 का 4 कार्बन है और किसी दो कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड बनाओ कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया। इसमें 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं इस कार्बन में, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1। इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। इसमें 1 बॉन्ड बन रहा है, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3। हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो या तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड से बनाए या फिर वो हाइड्रोजन से उसको आप फिल करेंगे। तो ये कौन सा आइसोमर बना, ये इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, ब्यूट-1-ईन। कई बार क्या होता है कि आप एक आइसोमर बनाते हो और आपको डाउट होता है कि पता नहीं ये करेक्ट बना है या नहीं। उस केस में अगर आप उस कंपाउंड को नेम करोगे ना, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो आइसोमर है या नहीं। नाम हमेशा अलग आना चाहिए IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से, अगर वो एक अलग आइसोमर है। सेकंड पे आओ, तो ये हुआ एक आइसोमर। सेकंड आइसोमर में हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। अब जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में ना होके सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, ठीक है। और फिर हमने हाइड्रोजन से फिल कर दिया, ये CH3, क्योंकि एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 बॉन्ड है चौथे के लिए 1 हाइड्रोजन चाहिए, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन चाहिए, एक ही बॉन्ड है 4 चाहिए बॉन्ड्स, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। फॉर्मूला वही है 3 + 3 6 7 8 C4H8। नाम क्या दोगे इस कंपाउंड को, ब्यूट-2-ईन, क्योंकि ब्यूटीन है और जो ईन है वो सेकंड कार्बन पे, चाहे आप इस साइड से काउंट करो चाहे इस साइड से काउंट करो। अब अगर मैं ये डबल बॉन्ड को यहां कर दूं तो क्या एक और आइसोमर बनेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका नेमिंग कैसे करेंगे। मान लो हमने स्ट्रक्चर बना भी लिया, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या वो आइसोमर बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मान लो कि ये बन गया, क्या अब ये आइसोमर है, ये आइसोमर एक और बनेगा। इसका नाम अगर मैं दूंगी तो मैं काउंटिंग यहां से ना करके यहां से करूंगी, लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से मुझे इस साइड से काउंट करना पड़ेगा। और ये क्या बना, ब्यूट-1-ईन, तो ये तो यही कंपाउंड बन गया। इस बार हमने उस तरफ से ना देख के इसको इस तरफ से देख लिया, तो इसलिए ये कोई आइसोमर नहीं है, ठीक है। तो अब हमने ये जो दोनों तरह के आइसोमर्स थे, इसमें हमने क्या किया, हमने पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज की, है ना। हमने क्या किया, हमने डबल बॉन्ड की जगह को, की पोजीशन को चेंज किया। इसलिए ये दोनों किसका एग्जाम्पल बनते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो है, पर स्ट्रक्चर में फर्क किसके कारण आया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के कारण। तो इसलिए ये दोनों कौन से टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 जो हैं, ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। इनमें आइसोमेरिज्म क्यों आया, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग थी, तो इसलिए ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। अब अगला आइसोमर हम बनाते हैं। अब हम पोजीशन तो बदल नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम चेन जो है उसी की उसको बदलना शुरू करेंगे कि ब्रांच बना दो। तो चलो एक मेथिल ग्रुप को लेके ब्रांच बना दी, तो CH3 डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए क्योंकि ईन है ना। तो CH3 C के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, और ये CH3 नहीं होना चाहिए, ये CH2 होना चाहिए। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3। अब इस कंपाउंड का नाम लिखो, ये क्या बनेगा, ये सेकंड कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हम लिखेंगे 2-मेथिल, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन का मेन चेन हो गया, तो ये प्रोपीन है। और ईन किस कार्बन पे लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे, तो इसका नाम क्या हुआ, 2-मेथिल प्रोप 1-ईन, ठीक है। अब नाम अलग है, इसका मतलब आइसोमर तो है, और वैसे भी स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कितना फर्क है, वो सीधी चेन थी, ये ब्रांच चेन है। तो ये तो थे चेन पोजीशन आइसोमर्स। ये जो है आपस में, अगर इसको देखो इसके रिलेशन में या इसको इसके रिलेशन में, तो ये कैसे आइसोमर्स है, ये चेन आइसोमर्स है। इनमें चेन की शेप ही बदल गई, ठीक है। तो 2-मेथिल प्रोप 1-ईन इज द थर्ड आइसोमर। इसके सिवा क्या आप कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो, और ब्रांचेस बन सकती है, नहीं बन सकती। तो ब्यूटीन में 3 आइसोमर्स होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 जो है वो आपस में चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स हैं, और स्ट्रक्चर 1 एंड 3 और 2 एंड 3 जो हैं वो वो चेन आइसोमर्स हैं। तो ये तो था आइसोमर्स ब्यूटीन के।
अब हम ये क्वेश्चन 13.9 आपकी टेक्स्ट बुक का कर लेते हैं। इसमें है कि आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और IUPAC नेम्स देने हैं अलग अलग आइसोमर्स के, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। किस एल्कीन का? एल्कीन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मूला C5H10, मतलब पेंटीन से कॉरेस्पॉन्डिंग हमें स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं और उनके नाम भी देने हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम सीधी चेन वाले जितने आइसोमर्स बन सकते हैं बनाएंगे, और हम उसमें क्या करेंगे? हम सिर्फ जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की उसको बदलेंगे। तो पोजीशन आइसोमर्स पहले देख लेते हैं। तो पहला बनाएंगे, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, और फिर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। ठीक है। अब ये इसमें 2 बॉन्ड है तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। इसमें 3 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1। 2 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। 2 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। 1 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। काउंट करो हाइड्रोजन्स को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हाइड्रोजन्स होने चाहिए। अब इसका नाम लिखो। इसका नाम क्या होगा? पेंट 1 इन। ठीक है, ये तो पेंटीन हो गया। अब डबल बॉन्ड को सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में कर देते हैं। तो ये हो गया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। ठीक है, फिर से देखो 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाइड्रोजन्स हैं। और अब जो डबल बॉन्ड है हमने सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डाल दिया। अब इसको नेम करो, ये हो जाएगा पेंट 2 इन। नाम में भी फर्क है तो इसलिए ये आइसोमर है। क्या अब मैं डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट कर सकती हूँ? बताओ, करके देखो। और मान लो कर भी लो तो अब उसका नाम दो। अगर मैं इसको थर्ड पोजीशन पे करती हूँ तो मैं जब इस तरफ से काउंट करना शुरू करूंगी, क्योंकि जब मैं इस तरफ से काउंट करती हूँ तो लोकेंट आता है, अगर थर्ड पे करूं तो 3, लेकिन इस साइड से काउंट करूं तो डबल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहा है? सेकेंड कार्बन से, है ना। ये देखो CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। ये देखो, ठीक है। अब मैंने इस डबल बॉन्ड को अगले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। अगर मैंने डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया तो इस बार मेरे को काउंटिंग यहां से करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 पेंट, पेंट, और इन कौन सा है? सेकेंड पे, तो पेंट 2 इन। तो मतलब यही आइसोमर मैंने दूसरी डायरेक्शन से, इसी मॉलिक्यूल को मैंने इस डायरेक्शन से ना लिख के उल्टी डायरेक्शन में लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गया पेंट 2 इन, इसलिए ये तो आइसोमर हो नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स, पोजीशन आइसोमर्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही बनेंगे, एक तो पेंट 1 इन और दूसरा पेंट 2 इन। तो अब हम इसके बाद जो आइसोमर्स हैं उसको कैसे बनाएंगे? अब हम ब्रांचिंग शुरू करेंगे कि ब्रांच बना दो, और फिर उस ब्रांच की भी पोजीशन चेंज की जा सकती है ना। ब्रांचिंग करके आपने चेन आइसोमर बना दिया, फिर उस चेन आइसोमर में भी ब्रांचिंग पोजीशन चेंज कर सकते हो आप ब्रांच की। तो वो आइसोमर क्या होगा? वो चेन भी होगा और पोजीशन आइसोमर भी होगा। तो चलो एक ब्रांच बना देते हैं। अगर एक ब्रांच, एक मेथिल ग्रुप की ब्रांच बनेगी तो हमारी चेन जो है वो 4 कार्बन की हो जाएगी। और लेट अस अज्यूम कि हमारा डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में है। कार्बन 2 और यहां पे एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, और हमने यहां ब्रांच लगा दी। ठीक है, अब हाइड्रोजन्स फिल करो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स आएंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं, 1 हाइड्रोजन आएगा, 2 बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन आएंगे। काउंट द हाइड्रोजन्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फॉर्मूला करेक्ट है। अब इसका नाम लिखो। ये है, अब ब्यूटीन बन गया, ब्यूट 1 इन। लेकिन मेथिल ग्रुप किस पे लगा है? इन को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इन जब रिएक्शन होगा तो एल्कीन पार्ट पे होगा। मेथिल ग्रुप से ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्कीन होता है जो फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है, तो इसलिए इन को हम प्रेफरेंस देंगे। तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम काउंटिंग इस डायरेक्शन में करेंगे ताकि इन को लोअर लोकेंट मिले, और ये फर्स्ट कार्बन पे इन है और थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है। तो इसको लिखेंगे कैसे? 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। ठीक है, 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। अब हम जो इन है इसको सेकेंड कार्बन पे यहां पे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें अब पोजीशन आइसोमर बनाओ, ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करो। तो यहां लिखेंगे CH3 C
डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3। अब इसको देखो 3 है, यहाँ पे CH आएगा और इस कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इसलिए इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। हाइड्रोजन काउंट कर लो 3 3 3 9 10। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम? पहली बात तो हमने इसे यहां शिफ्ट कर दिया, तो हम अगर इस साइड से काउंट करें तो सेकेंड कार्बन पे ईन आ रहा है और थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस साइड से काउंट करूं तो सेकेंड कार्बन पे मेथिल ग्रुप भी आ रहा है और सेकेंड कार्बन पे ईन भी आ रहा है, तो इसलिए मैं इस साइड से काउंट करूंगी। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगी? 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन। ठीक है, 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन। तो अब देखो क्या इसमें कोई और आइसोमर पॉसिबल है? हाँ है। देखो अगर हम ये डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है और ये मेथिल ग्रुप थर्ड कार्बन पे लगा है, अगर ये मेथिल ग्रुप यहां लगा होता तो इसे लिखो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 यहीं लग गया और ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। ठीक है, अब देखो फिर से हाइड्रोजन गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ठीक है, अब इसका नाम लिखो, ये होगा 2 मेथिल ब्यूट 1 ईन। ठीक है, 2 मेथिल ब्यूट 1 ईन। राइट, अब ये आइसोमर भी बन गया। अब याद करो कि पेंटेन में जब हम आइसोमर्स बनाते हैं तो एक नियोपेंटेन बनता है ना? पेंटेन का एक आइसोमर होता है जिसमें हम कार्बन बीच में रखते हैं और CH3 इधर, CH3 इधर, CH3 इधर और CH3 इधर, है ना? क्या पेंटीन के केस में ऐसा आइसोमर बन सकता है? अगर हमें पेंटीन के केस में ऐसा आइसोमर बनाना पड़ता तो इस कार्बन पे यहां इससे बनता हुआ आइसोमर कि इस कार्बन पे हमें, क्योंकि डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो 3 बॉन्ड्स का चेन होता और एक ये मेथिल ग्रुप यहां लगता। क्या हम बना सकते हैं? अगर हम कोशिश भी करें तो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर इस मेथिल ग्रुप को तोड़ के मैं यहां जोड़ूं तो ये 4 बॉन्ड्स तो कार्बन पहले से बना रहा है, ये 5वां बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा नियोपेंटेन जैसा मॉलिक्यूल यहां नहीं बन सकता। इन अदर वर्ड्स, एल्कीन, ये जो पेंटीन है, इसमें इस टाइप का आइसोमर तो बनेगा नहीं। यही है मैक्सिमम आइसोमर्स जो बन सकते हैं। जितने हम सोच सकते थे स्ट्रक्चर्स हमने सोच लिए और उनके नाम भी लिख दिए। तो ये था आइसोमेरिज्म एल्कीन्स का। अब अगर आपको इस चैप्टर के और वीडियोस देखने हैं तो ऊपर एक लिंक अपीयर हो चुका होगा या हो जाएगा, उसको आप क्लिक करें और बाकी के वीडियोस इस चैप्टर के आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो इसको थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।